नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, इस समय विभिन्न जोनों में लोको पायलट की पेपर चल रहे हैं जो 50% ALP कोटे होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल ALP की प्रैक्टिस सेट तैयार की गई है और इसमें GK GS के साथ मैथ और करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी की ओर बेहतर कर पाएंगे और सफलता जरूर पाएंगे। तो वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि X रेशियो Y 6:5 हो तथा Z रेशियो Y 9:25 या 9 और 25 है तो X और Z का रेशियो क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए रेशियो फाइंड करेंगे, यानी 6:5 है XY की वैल्यू और यहाँ ZY रखा है, यानी कि तो Y पहले देंगे, Y हो जाएगा 25 और Z हो जाएगा 9। इनकी रेशियो फाइंड करेंगे। 25 छक 150, रेशियो 25 पंचे 125, उसके बाद 9 पचे 45। अब इसमें क्या कह रहा है, XZ की वैल्यू, तो X की वैल्यू 150 है, Z की वैल्यू 45 है, तो 150/45 इसकी रेशियो फाइंड करेंगे। 15 दहाई 150 और 15 45, यानी 10:3। तो ऑप्शन नंबर C 10:3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इनमें से आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन का संकेत O2 भी होता है, मीथेन का CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट पर बड़ी फाइलों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेट पर बड़ी बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करने के लिए इनमें से जो है SFTP का यूज किया जाता है, SFTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन सांस्कृतिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निम्न से किस प्रकार की छुट्टी अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएंगे इसके विशेष आकस्मिक अवकाश। विशेष आकस्मिक अवकाश इनके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारंपरिक विद्युत इंजनों में आरओ किसके लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, पारंपरिक मतलब बोल रहा है कन्वेंशनल लोको। तो कन्वेंशनल लोको में जो है आरओ सिंगल फेज AC को 3 फेज AC में परिवर्तित करने काम करता है। आरओ काम होता है सिंगल फेज AC को 3 फेज AC में चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ऑप्शन नंबर B इनके आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, लेकिन उस समय जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी और यह बनारस में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और दिल्ली में जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1969 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ईस्वी ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना। और पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखा दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था। तो ये 4 क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजी एक महंगी नरम सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो एजी जो है अर्जेंटम है, यानी कि उसके आंसर जाएंगे इसमें चांदी। एजी चांदी का रासायनिक नाम है अर्जेंटम, तो ये आंसर हो जाएगा A चांदी। दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी जो है
चांदी जो है प्रकृति में मुक्त यानी कि फ्री और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। ये फ्री भी है और कंबाइंड भी है। तो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में ये पाई जाती है। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट एस्क से किया जाता है। अर्जेंटाइट एस्क से किया जाता है चांदी का निष्कर्षण। मैक आर्थर साइनाइड विधि द्वारा चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। मैक आर्थर साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WDG3A लोगों का कंप्रेसर रेशियो कितना होता है? WDG3A दोस्तों सबसे पहले देखेंगे WDG3A होता क्या है। WDG मतलब ब्रॉड गेज, D फॉर डिस्चार्ज और G फॉर गुड्स। 3A वर्जन है। तो WDG3A लोगों का कंप्रेसर रेशियो कितना होता है? तो इनके आंसर हो जाएंगे 12.5:1 यानी 12.5:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A लोकोमोटिव में इंजन का हॉर्स पावर कितना होता है? तो WDG3A में इंजन का हॉर्स पावर जो होता है 3100 HP होता है, 3100 HP होता है। दोस्तों 1 HP की बात करें तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WAG7 लोकोमोटिव में प्रयोग होने वाले स्थैतिक कन्वर्टर की रेटिंग कितनी होती है? तो इनमें स्थैतिक कन्वर्टर की रेटिंग जो होता है वो होता है 180 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GDU का फुल फॉर्म क्या होता है लोकोमोटिव में? तो GDU का फुल होता है गेट ड्राइव यूनिट। ऑप्शन नंबर ए गेट ड्राइव यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, DDU का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों DDU का फुल होता है ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट। ये दोनों कैब में एक एक होते हैं, यानी कि कुल मिला के एक लोको में 2 DDU होते हैं। ए पैनल पर ये फिट रहते हैं दोनों कैबों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A लोकोमोटिव में सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? तो WDG3A में लोकोमोटिव में सिलेंडर की संख्या जो होती है वो 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 16 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A लोको में गियर रेशियो कितना होता है? तो इसके गियर रेशियो जो होते हैं वो 18:74 होता है। 18:74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WDG3A लोको का सीरीज कितना से कितना है? यानी कि सीरीज क्या है? तो सीरीज जो है 13 तथा 14 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WDG3A लोको का सीरीज जो है 13 तथा 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG3A लोकोमोटिव में MU2B वाल्व डैश में लगा है। तो इसके MU2B वाल्व जो है लगा है वो नोज कंपार्टमेंट में लगा हुआ है, नोज कंपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध गायक जो इनमें से जो है वो है शोभा मुदगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है, इनमें से किस में नहीं किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है अचार बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो NaOH होता है, NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा कह सकते हैं इसे, या फिर दाहक सोडा भी कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज़ सूती कपड़ा में चमक पैदा करने में, या फिर कृत्रिम रेशम के निर्माण में किया जाता है, या फिर रंग तथा रेयान बनाने में प्रयोगशाला के प्रतिकारक के रूप में तथा सोडियम धातु के निर्माण में किया जाता है। इस सब के यूज में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक भी कहा जाता है। इसका संकेत जो होता है NaOH होता है। तो 18 का क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर होता है बी अचार बनाने उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो
तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव जो है रमा देवी यानी कि वी.एस. रमा देवी थी। वी.एस. रमा देवी थी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो मीरा कुमार थे। वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण है। 2024 में वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करें तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हुई है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प दिए गए विकल्प में से असंगत को पहचानें। दोस्तों असंगत को तो कई तरह से पहचाने जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इनमें से ये है कि 3 से ये भी और ये भी और ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 68 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इनके आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ए बी सी डी ई और एफ ये यानी कि 6 फ्रेंड्स हैं, 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हुए हैं। ई और एफ बीच में बैठे हैं, जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं। सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है। तो क्या आप बता सकते हैं बी के ठीक दाएं तरफ, यानी सी ए के ठीक बाएं तरफ बैठा है और ए और बी दोनों अंतिम है। तो क्लियर है कि ए इस छोर पे है तो बी को इस छोर पर करके देखते हैं, बी इस छोर पे हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ई और एफ बीच में है, ई एफ को यहाँ करते हैं या फिर एफ ई यहाँ, यानी कि इन दोनों को बीच में करते हैं। उसके बाद कह रहा है और डी किधर है, तो डी पता नहीं, डी यहाँ हो जाएगा क्योंकि जब ये बीच में है तो डी यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं सीक्वेंस सही बैठ गया है, तो बी के ठीक दाएं तरफ कौन है, तो बी के ठीक दाएं तरफ ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आंसर। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा इनका आंसर। सीक्वेंस आप देखें तो ये यहाँ बैठा था, उसके बाद ए के ठीक तरफ सी था, उसके बाद यहाँ पे बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई एफ कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर एफ ई को मैंने बैठाया था। तो ये दोनों क्लियर पता नहीं था, इसलिए इन दोनों को बीच में बैठा दिया था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी बी के की तरफ है तो दाएं तरफ है, बी के दाएं तरफ ठीक दाएं तरफ कौन है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों इनमें आंसर हो जाएगा, जैसे 144 का जो है अंडर रूट करेंगे तो 12 आएगा, तो 546 का अंडर रूट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचना चाहिए। दोस्तों इनको सोल्व करना पड़ेगा। इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि 324 टॉफ़ियों का विक्रय मूल्य, 324 टॉफ़ियों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 486 कह रहा था, 486 इंटू 150 150 अपॉन में हो जाएगा 100। इसको काट के ख़त्म करेंगे यानी कि ख़त्म हो जाएगा ये 246 दिया है 729, तो 729 रुपये हो गए, यानी कि 729 रुपये में 324 टॉफ़ियाँ बेचता है। अब देखेंगे कि यदि 729 रुपये में 324 टॉफ़ी अगर बेचता है तो 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा, तो हो जाएगा 324 अपॉन में 729 मल्टीप्लिकेशन 90। अब इसको काट के ख़त्म करेंगे तो आंसर हो जाएगा, कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा 40। तो इसका आंसर जो है वो है 40।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण का होल स्क्वायर अपॉन 2 होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसके विकर्ण दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुने 14 अपॉन में 2, 2 7 जा 14 यानी कि 98 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इनके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का होल स्क्वायर भी होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एरिया स्क्वायर ए स्क्वायर भी होता है, भुजा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पॉलिटिकल को कूट भाषा में QNM HUHDJM लिखा जाता है तो सोशल को किस भाषा में लिखेंगे। सबसे पहले इसे चेक करेंगे कि किसको कैसे लिखा हुआ है, यानी कि देख लेते हैं इसे पॉलिटिकल उसके बाद है तो सही जगह कर लेते हैं POLITICAL। पॉलिटिकल को लिख रखा है QNM, उसके बाद है HUHDZM। तो थोड़ी सीक्वेंस मिला लेंगे, इसमें क्या है P को Q दे दिए यानी कि +1 किया, O को N कर दिया यानी कि -1 कर दिया, फिर से L को M कर दिया यानी कि +1 किया, फिर से I को H कर दिया यानी कि -1 कर दिया, यानी कि पहले +1 फिर -1 +1 -1 ऐसे कर रहा है। उसी तरह सोशल में देखेंगे, सोशल में S में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा T आएगा। हाँ, इसको S में एक प्लस करेंगे तो T आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा D पे जा रहा है, तो इसके आंसर हो जाएगा D नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10,640 रुपये की राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में 3,724 रुपये इंटरेस्ट अर्जित करता है तो x का मान क्या है x वर्षों में। दोस्तों यहाँ पे ब्याज दे रखा है ऑलरेडी, तो ब्याज के इसके फॉर्मूला होता है यानी कि टाइम बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में P इंटू R रेट हो जाएगा। तो इसमें इंटरेस्ट जो है वो है 3,724 गुने 100 बटाए P कितना है 10,640 गुने 5। इसके पूरे ख़त्म करने के बाद आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन पुस्तक किस पर लिखा गया था दोस्तों, इसके ऑप्शन हो जाएगा सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादित भी किया था। अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो चार्ल्स डार्विन ने ही किया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ही किया था। इन्होंने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विशेष विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किसने किया था तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। कब 1831 ईस्वी में। उस जहाज का नाम क्या था तो उस जहाज का नाम था बीगल। बीगल कौन था, विश्व सर्वेक्षण जहाज था। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेंगे कि दूध के पास्चराइजेशन की खोज भी लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध के पास्चराइजेशन दोनों की खोज इन्होंने किया था।
ये तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी के बारे में बता रहे हैं कि लुई पास्चर के बारे में। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज भी उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली की जड़ें जो है वो हैं केरल में। कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन आता है कथकली क्या है, तो ये हो जाए केरल की शास्त्रीय नृत्य है कथकली। दोस्तों कथकली ही नहीं, कथकली के बाद और भी है केरल राज्य से संबंधित, जैसे ओट्टनथुलाल, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादयानी, ये सभी लोक नृत्य जो हैं वो सभी केरल से संबंधित है। उसके बाद मृणाली साराभाई जो है, घिसांता राव, कृष्ण नायर, ये सभी संबंधित हैं कथकली से। अब क्वेश्चन आता है कभी मृणालिनी साराभाई, शांता राव, इसके साथ कृष्ण नायर, तो ये सब जो है कथकली नृत्य से इनका संबंध रहा है। अब आइए आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ का कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी। अब आइए कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, कुणिता, यक्षगान यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन आता है बार बार यक्षगान का, तो यक्षगान हो गया, कुणिता, करगा, लाम्बी, ये सभी लोक नृत्य जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। अब तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये चारों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार मीनार। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण जो है मूसी नदी के तट पर किया गया था। ये किस नदी पे है, तो मूसी नदी के तट पर किया गया था चार मीनार का निर्माण। चार मीनार जो है ये, इसका निर्माण जो है 1519 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था चार मीनार का निर्माण 1519 ईस्वी में। चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ये किस नदी किनारे है, तो मूसी नदी किनारे है। दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद, इस दोनों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला ऑप्शन बात कर लें मुंबई की, तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। इसका जो है निर्माण किसने करवाया था, तो जॉर्ज विठल क्लार्क ने कराया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। इसके बाद एक और है जैसे कन्हेरी की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और तारापुर का मछली घर, ये सभी कहाँ हैं, तो मुंबई में ही स्थित है। अब आ जाइए हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में गोलकुंडा किला भी स्थित है, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। और जुड़वा शहर के नाम से किसे जाता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन दोनों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ जो है डिवाइड है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा। इनमें चिन्ह बदलने पे हो जाएगा 79 डिवाइड 7 मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस 9 माइनस 4। चिन्ह बदलने पे ये हो जाएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड का काम खत्म करते हैं, तो ये 7 हो गए, मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस 9 माइनस 4। अब इसके बाद करेंगे 7 3 जा 21 प्लस 9 माइनस 4, तो 21 और 9 हो जाएगा 30 माइनस 4 इक्वल टू 26, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है।
दोस्तों इनमें सीक्वेंस मिला लेंगे कि पी यू को यूपी कर रखा है, आर को बीच में रख रखा है, वैसे ही ए सी को ई एस कर रखा है। उसी तरह हम कर देंगे ए आर कर देंगे, इसको आर ए को ए आर कर देंगे। उसके बाद जेड को बीच में रखेंगे, उसके बाद आर ओ, तो ए आर जेड आर ओ, ए आर जेड आर ओ ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली अक्षर का चयन करें। दोस्तों इनमें से देखेंगे ए से जी तक मैच कराएंगे, यानी कि 6 प्लस कर रहा है, और बी से एच तक ये भी 6 प्लस कर रहे हैं, यानी कि 2 6 8 हो गया। उसके बाद जी से एम तक 7 और 6 13, ये भी 6 प्लस कर रहे हैं। एच से एम तक ये भी 6 प्लस कर रहे हैं। उसी तरह देख लेंगे कि एस से आगे क्या होगा, तो 19 6 25, ये एस 19 नंबर पे आता है, तो प्लस 6 करेंगे तो 25 में क्या आएगा, वाई आ जाएगा। उसके बाद ये 20 है, तो 20 6 26 क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो वाई और जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाई और जेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 10 50 और 250, यानी कि 2 से 10 तक चलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 5 से कर रहे हैं, 10 से 5 और 50 से 250 चलेंगे तो ही मल्टीप्लिकेशन 5, यानी कि सभी में गुना 5 से करता जा रहा है। तो उसी तरह 250 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक क्रमशः 60 और 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो क्या होगा, सबसे पहले देख लेंगे। माना कि जो है संख्या जो है x और y है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, यानी कि LCM इंटू HCF हो जाएगा, LCM इंटू HCF, तो हो जाएगा एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगा 60 गुने 4, तो एक्स वाई की वैल्यू कितने हो गए, 240। नेक्स्ट देख लेंगे अब, इसमें एक्स वाई तो 240 है ही, उसके बाद जो है ये कह रखा है कि दोनों को प्लस करने पे एन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 32, योगफल 32 है। तो इनमें से एक फार्मूला यूज हो सकता है, ये डायरेक्ट माइनस करने के लिए हमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy यूज कर देंगे, तो इनको सोल्व करने पे हो जाएगा। अभी सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे ये हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 240। अब इसके सोल्व करने पे जाए, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा कितना, 64, यानी कि माइनस करने पे 64 हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो इधर रूट अंडर हो जाएगा, तो इसके आंसर हो जाएंगे 8। इनके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, खरीफ फसलों डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो खरीफ फसल जो है वर्षा मौसम की शुरुआत में, ऑप्शन हो जाएगा डी। खरीफ फसल वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वर्षा मौसम बोई जाती है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो खरीफ फसल कौन कौन से हैं, तो दोस्तों धान हो गया, धान भी खरीफ फसल में आता है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा,
मक्का, अरहर, ये सभी खरीफ फसल में आते हैं। उसके बाद रबी फसल की बात करें तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? तो दोस्तों रबी फसल में जो आता है वो हो गए गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि, ये सभी रबी फसल में आ गया। दोस्तों एक फसल और है जिसको गर्मा फसल के नाम से जाना जाता है। गर्मा फसल जो है मई और जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है। ये हो गए गर्मा फसल की बात। गर्मा फसल में आते हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और महुआ, तो ये सभी गर्मा फसल में आते हैं। दोस्तों भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967-68 में हुई थी भारत में, 1967-68 में। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी है? दोस्तों माजुली जो है असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली जो है एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन आता है कि एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले इसी में, मतलब इसी माजुली के बारे में। तो यह द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। इसकी जो है यह 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह द्वीप, इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में हुआ था। 1 सितंबर इसकी रिकॉर्ड कब किया गया था? यानी कि 1 सितंबर 2016 ईस्वी को माजुली सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था 1 सितंबर 2016 ईस्वी को। दोस्तों एक क्वेश्चन और इसमें, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाता है? तो गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी को जाना जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा अगर क्वेश्चन आता है तो कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी और दक्षिण गंगा तो गोदावरी को कहा जाता है। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ ऐसे हैं जो डेल्टा के बजाय एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो है नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये दोनों एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, और इसे कौन सा अधिनियम कहा जाता है? तो इसे जो बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा डी। अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी भारत में, और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था, और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ
उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था, यानी किसके साथ? तो इनका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के साथ। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन के साथ। दोस्तों 4 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उत्तराधिकारी की बैठक में भाग लिया था, यानी कि लॉर्ड इरविन के साथ भाग लिया था उसमें। और उसी समय 4 मार्च 1931 को एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी और इरविन पैक्ट जो है 1931 ईस्वी में हुआ था, मार्च 1931 ईस्वी में। और गांधी जी ने इसके बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि दिल्ली समझौता के नाम से किसे जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को जो है ना दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में, अब ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ था, तो 1904 ईस्वी में किस गवर्नर के शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अब लॉर्ड रिपन की बात कर ले तो लॉर्ड रिपन के समय में भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। कब? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित, यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली पालन से संबंधित है। दोस्तों कुछ क्रांति मैं बता देता हूँ, जैसे श्वेत क्रांति किससे जाना जाता है? श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन के नाम से जाना जाता है। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अगर पीली क्रांति की बात करें तो दोस्तों पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सुनहरी क्रांति किस संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। उसको आता है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति यह हो जाए खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम जो है स्टेपीज है, स्टेपीज बोलते हैं, जिसे वो कान की हड्डी के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है फीमर, जो जांघ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में यानी कि शुरुआत में नवजात शिशु की जो होता है वो सब टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो 208 होता है। उसके बाद बड़े होने पे 2 हड्डियाँ जो है जुट जाती हैं, उसके बाद 206 हड्डी हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों नाटो के नए महासचिव जो है वो मार्क रूट बना है। दोस्तों नाटो की बात करें तो नाटो का फुल होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके नए महासचिव जो है मार्क रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है, वो किस देश से संबंधित है? क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर जो है
ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डैश में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित की, जो वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करेगी। दोस्तों इनके सर जाएंगे सी, लातूर, लातूर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? किस जोन ने? तो आंसर हो जाएगा मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, इसको CST मुंबई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी विनिर्माण इकाइयाँ जून 2025 से अपने उत्तरपाड़ा संयंत्र में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेंगी? तो इनमें से आंसर हो जाएगा डी, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है, और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। डीजल इंजन रेल कारखाना कहाँ है? तो वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों अंतिम रेल बजट की बात कर रहा है यहाँ पे, आम बजट नहीं, ओनली सिर्फ रेल बजट। तो अंतिम बार रेल बजट जो है 25 फरवरी 2016 ईस्वी को पारित किया गया था। और रेल बजट को आम बजट से, यानी कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? तो 1924-25 ईस्वी में अलग किया गया था। किस समिति सिफारिश पे? तो अकवर्थ समिति के सिफारिश पे 1924-25 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अब जो है 2017 ईस्वी में फिर से क्या कर दिया गया? एक साथ कर दिया गया। अब क्वेश्चन आएगा कि अंतिम रेल बजट कब किससे प्रस्तुत किया? तो 25 फरवरी 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट का प्रतिनिधित्व जो है ये जॉन मथाई ने किया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है जॉन मथाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेल बजट सबसे अधिक बार 7 बार किसने प्रस्तुत किया था? तो इनमें से हो जाएगा आंसर जगजीवन राम। जगजीवन राम ने कुल 7 बार सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के नव स्थापित पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी तटीय ईस्ट कोस्ट रेलवे जो होता है उसका हेडक्वार्टर जो है भुवनेश्वर में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक वर्ग है और एक वृत्त है, तो एक वर्ग और वृत्त का परिमाप जो है दोनों समान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यदि 2464 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि वर्ग का परिमाप दे रखा है हमारे पास, वर्ग का परिमाप इक्वल टू वृत्त का परिमाप दे रखा है। तो इन दोनों के इक्वल टू दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a इक्वल टू वृत्त का परिमाप परिमिति जो होता है वो 2πr होता है। तो इनमें से a की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको काट के ख़त्म करेंगे, 2 2 जा 4, यानी कि a की वैल्यू हो गए πr अपॉन 2। अब बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा। वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा, यानी कि 2464।
तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर दे रखा है, पाई आर स्क्वायर बराबर 2464। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2464/7 गुने 22। इसके काट के हो जाएगा, यानी कि काटने पर हो जाएगा 28। अब देखेंगे आर की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 1 नंबर समीकरण में। तो इसके हो जाएगा, जैसे ए की वैल्यू हमने फाइंड किया था पाई आर अपॉन 2, तो इसमें आर की वैल्यू पुट करना है 22/7 गुने आर की वैल्यू कितनी है 28 अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा यानी कि 44। तो स्क्वायर कह रहा है, एक स्क्वायर चाहिए, तो 44 का होल स्क्वायर करते हैं तो 1936 आंसर आता है। इनके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डी 1936 cm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तथा प्रत्येक 30 किलोमीटर के अंत में क्या कर रहा है कि आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। 56 किलोमीटर दूरी जो है तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। पीयूष को 56 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, तो 56 किलोमीटर जाने में उसे लगता है समय 56/8, यानी कुल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो कुल हो जाएगा 7 घंटे आंसर हो जाएगा। 56 किलोमीटर जाने में 7 घंटा लगेगा। और क्या करता है वो, हर 3 घंटे में क्या करता है 3 किलोमीटर पर वो 5 मिनट का ब्रेक लेता है। तो 56 किलोमीटर जाने में कितना ब्रेक लेगा, कुल 18 बार ब्रेक लेगा। 19वीं बार में क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो रुका हुआ समय कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, यानी कि 90 मिनट हो गया, यानी कि हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट उसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे 8 घंटे 30 मिनट, देख सकते हैं, यानी कि 7 घंटे पहले था और 1 घंटे 30 मिनट ये, यानी कुल मिला के 8.5 घंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जो है लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो उसकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, लाभ परसेंट उसके कितने हो। दोस्तों माना कि विक्रय मूल्य जो है 100 रुपया, इसको मान कर देख लेंगे। माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपया, पता नहीं है तो 100 रुपया मान लेंगे। विक्रय मूल्य यदि 100 रुपया हो गया तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 100 × 100 - 30/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा इसके। और उसके लाभ परसेंट की बात करें तो लाभ परसेंट हो जाएगा बराबर, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ, तो 100 - 70 हो गया अपॉन 70 × 100 इक्वल टू 30/70 × 100। 0 से 0 खत्म, यानी कि 300/7, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 42.86 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 42.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दे रखा है ऑलरेडी 16 सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। दोस्तों इसकी हाइट दे रखा है पहले से ही यहाँ 16 सेंटीमीटर, एच बराबर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर, यानी डी दे रखा है, तो इसे क्या करेंगे त्रिज्या फाइंड करेंगे। आर बराबर क्या होता है D/2 होता है। तो त्रिज्या 3.5 है, यानी कि 3.5/2 कर लेंगे
तो क्या हो जाएगा ये, इसको कर सकते हैं 7/4, इसको कर सकते हैं 7/4, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आयतन बराबर, यानी कि बेलन का आयतन πr² होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/4 का होल स्क्वायर इंटू एच क्या है 16। कुल मिलाकर काट छेद करने पर आंसर आ जाएगा 154। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके आंसर 154 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या हो जाएगा, तो इसकी औसत गति जो होता है यानी 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाता है, यानी 2 इंटू 60 गुने 90 अपॉन 60 प्लस 90। तो इनके हो जाएंगे। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि 1 किलोमीटर पर आवर आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर हर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड है। तो आंसर हो जाएगा इसके 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन 150। ये हो जाएगा टोटल 72 किलोमीटर पर घंटा। आ गया 72 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमें क्या है कि कन्फ्यूजन के लिए 72 मीटर पर सेकंड में रखा है, हमें क्या करना है मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो 72 गुने 5/18, 18×72 यानी कि 5 को 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि ए जो है बी से 25% कम है तो 2BA अपॉन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। दोस्तों माना कि ये बी जो है बी वो 100 है तो ए कितना हो जाएगा, ए 75 है, 25 कम है तो ए 75 होगा है। और 2B माइनस ए तो 2 इंटू 100 माइनस 75 अपॉन 75। अब ये हो जाएगा 200 गुने 75/75। तो 200 माइनस 75 हो जाएगा, बुरा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 125/75। अब ये कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 75, यानी कि 5/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 रुपये का निवेश किया। निवेश के साथ एक कारोबार स्टार्ट करता है और ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है, टोटल बेनिफिट जो है 28,000 है, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा। दोस्तों इनके क्लियर समझाना पड़ेगा। आइए देखते हैं इनमें क्या है कि ए जो है ए की निवेश को सबसे पहले इन्वेस्ट की बात कर लेंगे। इन्वेस्ट कौन कितना कर रहा है, ए ये हो गया और बी यहाँ हो गया। ए कितना कर रहा है 28,000 और बी कितना कर रहा है 42,000। दोनों के इन्वेस्ट अलग अलग हो गए। निवेश इंटू समय, यानी इन्वेस्ट हो जाएगा इन्वेस्ट इंटू टाइम। तो हो जाएगा ये कितना किया है 2 8 और ये कितने हैं तो 3 और 12 इस समय की, यानी 14 दूना 28 और 14 42। तो हो जाएगा 3 12 और 2 8, यानी कि 2 हो गए 8 महीने के लिए, 3 हो गए 12 महीने के लिए। इसके रेशियो क्या हो गए 16 हो गए और ये हो गए 36। काटेंगे 4 चौको 16, 4 9 36, 4:5। अब आगे देखेंगे 4:5 हो गया। तो ए क्यू यानी कि ए जो है ए का जो है
ये का इन्वेस्ट जो है ये क्या हो जाएगा, 4 + 9 का वैल्यू कितना दे रखा है, 21,125 दे रखा है। तो 9 का मान जो हो जाएगा 21,125 अपॉन में 13 × 9। तो इनमें बी का हिस्सा जो कितना हो जाएगा, 14,625 हो जाएगा। इनका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14,625, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। इनके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो है सी, 31/16। पूरे सोल्व करने के बाद 31/16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए 45,000, 81,000 एंड 90,000 इन्वेस्ट करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ, कुल बेनिफिट का 4,800 रुपये होता है कुल बेनिफिट, और कुल बेनिफिट का 30% चैरिटी में दिया जाता है। शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो ये कह रहा है कि सुमित का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों सुमित का हिस्सा इसमें होगा, अगर अलग अलग कर लें इनकी तो सुमित का हिस्सा जो होगा वो होगा 45,000। सुमित का तो 45,000 इनकम हो रहा है। रवि का जो हो रहा है वो है 81,000। पुनीत का है जो 90,000 है। सबसे पहले क्या है कि 3 0 ख़त्म करेंगे, और 3 0 हमने ख़त्म किया, और 9 से कट भी जाएगा। 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81, 9 × 2 = 90, यानी कि ये हो जाएगा 5, 5, 9, 10 की रेशियो आ गया। ये कुल समय कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इसका समय जो है 12 महीने, यानी कि 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए। अब आइए देखते हैं, एक एक वर्ष के लिए सब इन्वेस्ट किया तो कुल लाभ देखेंगे, कुल लाभ कितने हो गए, तो कुल लाभ जो है 5 × 1 + 9 × 1 + 10 × 1 बराबर 24। शेष लाभ कितने हैं, तो 4800 × 70/100 = 3360, यानी कि 30% चैरिटी में है। अब देखेंगे 30% चैरिटी में इन्होंने ये कह रहा है, तो ए की वैल्यू, एक का हिस्सा जो है 24 का मान जो है वो दे दिया 3360। तो 5 के वैल्यू क्या हो जाएगा, 3360/24 × 5 बराबर 700। तो सुमित का हिस्सा इनमें से आंसर जाएगा 700, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WAG7 लोको में कौन सा रिले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा QLM। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे ध्वनि की पिच डैश पर निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा सी, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है आयाम पर निर्भर करती है, आयाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG7 लोको में एक्सल बॉक्सेस की संख्या कितनी होती है। तो WAG7 में एक्सल बॉक्सेस की संख्या जो होती है वो है 12, ऑप्शन नंबर डी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG7 लोको में मास्टर कंट्रोलर यानी कि MP जिसको बोलते हैं उसके द्वारा अधिकतम नोसेस की संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम नोसेस की संख्या जो होती है वो होती है 32। WAG7 में, WAG7 जो है गुड्स का पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG7 लोको में MPJ द्वारा अधिकतम शंटिंग नोच की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन पे ध्यान देने वाला बात है कि यानी MPJ द्वारा, तो अधिकतम शंटिंग नोचेस, ये रिवर्सर की बात कर रहा है, तो अधिकतम शंटिंग नोचेस की संख्या कितनी होती है, तो 3 होते हैं। फॉरवर्ड होता है और सेंटर होता है, रिवर्स होता है, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG7 लोको में
ट्रांसफार्मर वायल लेवल कितना होता है? दोस्तों G7 लोको में होना चाहिए एबव 15 डिग्री, 15 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। और P7 की बात करें, G9 की बात करें, P5 की बात करें तो उसको एबव 20 डिग्री होना चाहिए, 20 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज लोको में 1750 LPM क्षमता के कितने कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है? तो इनके आंसर जाएंगे बी। कुल 2 कंप्रेसर क्या उपयोग किया जाता है? मेन कंप्रेसर जो होते हैं वो 2 होते हैं, सीपी बोला जाता है, तो 2 सीपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WG9H हाई स्पीड लोको का गियर रेशियो कितना होता है? तो इसका आंसर जो होता है 21:107 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WG7 लोगों का हॉर्स पावर कितना होता है? दोस्तों G7 का हॉर्स पावर जो होता है 5000 HP होता है, 5000 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WG7 लोगों में कितने अग्निशामक यंत्र लगाए जाते हैं? तो 4 हो जाएगा, ये तो कॉमनली है, 4 होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WG9 लोको में LSVW इंडिकेशन लैंप कितने मिनट बाद जलता है? तो ये जो जलते हैं 1 मिनट बाद जलते हैं, हर 1 मिनट पे जलते हैं, 1 मिनट के बाद जलना शुरू हो जाता है और 8 सेकंड तक यानी कुल 8 टाइम्स जलेगा, उसके बाद क्या पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल लोको में कितने लाइन कॉन्टैक्टर लगाए गए? दोस्तों कन्वेंशनल लोको में जो है वो है 6 लाइन कॉन्टैक्टर लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज लोकोमोटिव में डीजे क्लोज करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा BLDJ स्विच का उपयोग किया जाता है डीजे क्लोज करने के लिए। और पेंटो उठाने के लिए ZPT का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E70 युक्त 3 फेज लोकोमोटिव में VCD का वार्निंग टाइम कितना होता है? दोस्तों VCD का वार्निंग टाइम जो होता है 8 सेकंड होता है, 8 सेकंड बाद जो पेनल्टी लग जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा हमेशा कि कंप्लीट समझ में आए।